ओके चलो, तो आज के सेशन में फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जो है ये हम लोग देखेंगे। बट इस पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले मुझे आप लोगों से एक रिस्पॉन्स चाहिए कि बेटा जितना भी अभी तक पढ़ाया है वो आप लोगों को समझा है, किसी के कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि चैप्टर आज एंड हो जाएगा हमारा और चैप्टर एंड होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स देने वाला हूँ जो आप लोगों को आज कंप्लीट करना भी है। ठीक है, आज ही असाइनमेंट्स जो दूंगा मैं आप लोगों को वो आपके तरफ से कंप्लीट हो जाने चाहिए आज के आज। ठीक है, चलो तो विदाउट डिले किए आज का जो हमारा मेन सेशन है वो हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जो है ये होता कैसे है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। बेटा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C3 प्लांट में इसलिए फॉर्म नहीं होता क्योंकि वहाँ पे पेपकेज काम नहीं करता है। ठीक है बेटा गणेश, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रुबिस्को एंजाइम ही है। वहाँ पे प्लांट ने किसी भी टाइप का अपने आप को बचाए रखने के लिए कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। जब मॉडिफिकेशन ही नहीं हुआ तो वहाँ पे फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा गणेश, समझ में आ गया? ओके ग्रेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो फैक्टर्स की यदि हम बात करें, क्या चीज़, फैक्टर्स। तो जो भी फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देयर आर टू टाइप्स। ओके, ओके। एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, H2O ब्रेकडाउन क्यों नहीं होता है बंडल सिस सेल्स में। देखो बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे, ऐसे दो सेल्स देखे थे, एक बंडल सिस सेल्स का क्लोरोप्लास्ट था और एक मीजोफिल सेल्स का। तो मीजोफिल सेल्स जो होती है इसमें ग्रेना होता है, बट यहाँ पे ग्रेना नहीं होता। जहाँ पे ग्रेना होता है वहाँ पे फोटो सिस्टम 2 होता है, और जहाँ पे फोटो सिस्टम 2 होता है उसके पास ही पावर होता है H2O को स्प्लिट करने का। तो H2O का ब्रेकडाउन बेटा बंडल सीट में नहीं होगा, दैट इज द रीजन। ओके स्वयं, ठीक। हाँ बेटा C3 और C4 पाथवे के अलावा भी एक पाथवे होता है जिसे कैम कहते हैं, CAM, ग्रेजुअल CN एसिड मेटाबॉलिज्म। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे, बट पाथवे नहीं है, ये एक प्रोसेस है। डे और नाइट में जो प्रोसेस हो रहा है ना प्लांट में, एसिड बन रहा है नहीं बन रहा है सिर्फ ये है, बट मेन तो हमारे C3 C4 ही है। हाँ बेटा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड सेल में पहले से है। हाँ बेटा वेरी गुड प्रहलाद, इट्स एडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट, ग्रेट। चलो वेरी गुड, ओके आर्यन। चलो तो आगे बढ़े। और किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा, कुछ भी क्वेरीज है आपकी तो आप पूछ सकते हो मुझसे। नहीं है यदि कोई भी क्वेरी तो फाइनली हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। एवरीथिंग इज ओके, वेरी गुड, नो डाउट। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, बट कुछ टास्क तो आप लोगों का भी है यार, थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप खुद से पहले रिवाइज कर लो सारी चीज़ें, जहाँ पे प्रॉब्लम आता है फिर मुझसे पूछो, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। हाँ काइनेज का एनिमेशन देखना है लास्ट में, है ना। हाँ मुझे भी याद आ गया, लास्ट टाइम से हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज ट्राई करेंगे कि वो एनिमेशन जो है आप लोगों को मैं दिखाऊं। ठीक है,
ओके चलो, तो पहले तो सबसे पहले हम लोग बेटा फैक्टर्स जो है ये पढ़ लेते हैं, ठीक, उसके बाद बाकी पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। चलो, ऑलमोस्ट सभी लोगों के डाउट्स जो है, डिफ़िकल्टी जो है, वो सारी चीज़ें हो गई है। आयुष को समरी चाहिए एक बार रिवाइज शॉर्ट में मेश्राम नंदिनी, ओके ठीक है बेटा, सारी चीज़ें हो जाएगी, डोंट वरी, आगे बढ़े। ठीक, तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा दो फैक्टर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एक तो आएगा बेटा इंटरनल फैक्टर, कौन सा आएगा, इंटरनल फैक्टर, और दूसरा यहाँ पे आएगा वो है एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है और इसमें क्या आते हैं, तो इंटरनल फैक्टर को हम लोग बेटा प्लांट फैक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग इसे, प्लांट फैक्टर भी कह सकते हैं। अब प्लांट फैक्टर मीन्स इसमें क्या क्या आता है, तो इंटरनल या फिर प्लांट फैक्टर जो है यदि हम इसमें देखें तो इसमें पहली चीज़ तो नंबर ऑफ द लीफ, ये हो सकता है, लीफ का जो एज है ये हो सकता है, ठीक है, साथ ही साथ लीफ का जो साइज है वो भी हो सकता है, लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या चाहिए बेटा, प्लांट फैक्टर। इसी के साथ साथ उस लीफ में म्यूजोफिल सेल्स है या नहीं है, साथ ही साथ उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो कैसा है या नहीं है। ये सारे फैक्टर जो है बेटा इसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इन फैक्टर को इंटरनल या फिर प्लांट फैक्टर कहते हैं। लेकिन यही चीज़ हम एक्सटर्नल फैक्टर की हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर में वाटर आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट आता है, एक्सटर्नल फैक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें टेम्परेचर आता है, और एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें ऑक्सीजन भी आता है। समझ गए, तो ये सारे जो है बेटा क्या आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। समझ में आ गया बेटा, ठीक। हाँ, म्यूजोफिल सेल बेटा कुछ प्लांट में एब्सेंट नहीं होता है, म्यूजोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, क्या है, क्योंकि म्यूजोफिल नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्लांट में कौन से पार्ट में है, तो ये तो लीफ में ही होता है ना, हर जगह होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हो गए बेटा फैक्टर्स जो एसेंशियल है, पहली चीज, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल का अमाउंट जो है कितना है, ये भी बेटा डिपेंड करता है, और ये टोटल डिपेंड किस पर रहेगा, तो प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप जो है, उसके जीन्स जो है वो कैसे है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम लोग C3 और C4 प्लांट पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, और दोनों के प्रोडक्टिविटी में काफ़ी फर्क होता है, ओके। हाँ बेटा, इंटरनल फैक्टर जो है डिपेंडेंट होता है जेनेटिक, क्या है, प्रेडिस्पोजिशन, उसका मीनिंग यही है बेटा, ठीक है। वही फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं प्लांट का कंप्लीट जो सेटअप है। इसके बाद एक इसमें आता है बेटा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्या होता है वो हम देखते हैं। बट देखो यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को जो भी समझाया हूँ, तो इसमें क्या है बेटा, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल में सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और वाटर आ गया। इंटरनल में नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन लीफ का, म्यूजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल CO2 का कंसंट्रेशन भी मायने देता है बेटा, और क्लोरोफिल का कितना अमाउंट है ये भी जो है मायने देता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रहलाद। तो ऐसा प्लांट का फैक्टर जो डिपेंडेंट होता है जेनेटिक, क्या है, प्रेडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो ये जो है ये क्या हो गए, जेनेटिक फैक्टर कहेंगे हम इसे। तो इसमें एक आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि ब्लैकमैन्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1905 में एक कंसेप्ट दिया फैक्टर्स को लेकर के। उन्होंने क्या बताया बेटा, प्लांट में बेटा दैट फैक्टर प्रेजेंट इन लिमिटेड, दैट फैक्टर, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं, दैट फैक्टर प्रेजेंट जो है वो कैसा है, लिमिटेड है। यही बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिटरमाइन करेगा, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे यदि मैं आपसे कहूं कि ये प्लांट है, इसको सफिशिएंट अमाउंट में लाइट मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, लेकिन वाटर नहीं मिल रहा, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसमें जो लिमिटेड जो हो गया वो क्या हो गया, वाटर, तो वाटर इसके लिए क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग फैक्टर।
चलो दूसरा केस देखते हैं। सफिशिएंट अमाउंट में लाइट आ रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी है। क्या फोटोसिंथेसिस होंगी सही तरह से? हो सकती है, लेकिन बेटा यदि टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब बताओ अभी भी होगा फोटोसिंथेसिस? नहीं, क्योंकि बेटा डार्क रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। तो यही ब्लैकमैन्स ने जो है एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एक थ्योरी दी हुई है, समझ लेते हैं कि बायोकेमिकल जो प्रोसेस होती है ये अफेक्टेड होती है मोर देन वन फैक्टर से, और इसमें इसका जो रेट है ये डिटरमाइन करता है बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। जिसका भी सबसे कम होगा वही फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस या क्वालिटी जो उसकी चेंज होंगी उस पर। ठीक है, तो जैसे प्लांट की हम बात करें तो उसमें ग्रीन लीफ जो होती है, ऑप्टिमल लाइट, CO2, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस पे क्या है, क्या कह सकते हैं, प्लांट यदि ग्रीन लीफ वाला है, लाइट प्रॉपर आ रहा है, CO2 भी है, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए, कल हम लोगों ने देखे थे बेटा C3C4 रहा तो 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर, मीन्स एंजाइम जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो उतना चाहिए। यदि नहीं रहा तो फिर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या होगा? अफेक्ट होगा। समझे? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ओके, वेरी गुड। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर जो है लाइट। अब लाइट किस तरह से इसेंशियल होता है? देखो बेटा, इधर से प्लांट को प्रॉपर लाइट मिल रहा है, तो इधर से लाइट आ रहा है, तो लाइट कितना इंटेंसिटी का है और कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो लाइट मिल रहा है और बाकी फैक्टर भी मिल रहा है। लाइट मिल रहा है, सारे फैक्टर है, होते 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 अभी आप और लाइट दोगे तो भी फोटोसिंथेसिस ऐसी होनी चाहिए थी, बट ऐसी हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्योंकि यहां पे बेटा अब एक दूसरा फैक्टर जो है वो लिमिटेड हो गया, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस क्या होगा? अब नहीं हो पाएगा। आगे चल के ऐसा डिस्ट्रॉय होता है बेटा। क्यों? क्योंकि लिमिट से ज्यादा लाइट आती है तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने लगता है। बट एनसीईआरटी ने इधर का नहीं बताया तो हम इधर नहीं पढ़ेंगे, हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी जो लाइट आ रहा है, लाइट मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है जो लिमिटेड रहेगा, वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। तो लाइट जो है, देखो बेटा, लाइट का एक तो इंटेंसिटी, लाइट का क्वालिटी, और कितनी देर तक के लाइट दी जा रही है, ये डिपेंड करता है। और इसकी हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होंगी? इन्फ्लुएंस होंगी। ठीक है, क्या क्या चीज बेटा? लाइट का क्वालिटी, इंटेंसिटी और एक्सपोजर। तो जितना लाइट आ रहा है ना बेटा, उसमें भी उसका सिर्फ 10% लाइट ही प्लांट के लिए चाहिए होता है। ओनली 10%। जो लाइट सेचुरेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ 10% फुल ऑफ सनलाइट। इतना भी यदि लाइट मिल गया ना तो भी प्लांट को क्या कह सकते हैं हम लोग? सफिशियंट होता है प्लांट के लिए लाइट। मीन्स जो वैल्यू ऑफ सेचुरेशन जो होता है ओनली 10% है, इतना ही लाइट चाहिए। इसलिए लाइट की यदि हम बात करें तो लाइट कभी भी देखना बेटा, ये जो होता है रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, रेयरली लिमिटेड। अगेन ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटा। लाइट जो है कैसा है? मोस्ट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर है, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, या फिर मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लाइट जो है वो कैसा है? रियरली लिमिटिंग फैक्टर है, बहुत कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन प्लांट के लिए हो सकता है जो डेंस प्लांट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट वाले प्लांट या शेडेड प्लांट। लेकिन उसमें भी बेटा जैसे कितने भी प्लांट है ना, इस कैनोपी में यदि बहुत डेंस प्लांट है और एक छोटा प्लांट भी है, तो इसमें थोड़ा भी लाइट आ गया ना तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। फोटोसिंथेसिस तो तब नहीं होंगे जब हम एक डार्क रूम में एक प्लांट को रख दें और कुछ भी लाइट नहीं दी जाए, तब नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। तब हम कह सकते हैं लाइट वहां पे लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन बाकी जगह पे बहुत कम ही होता है। समझे? तो यहाँ पे इस टाइम पे हम जब ग्रोथ कर्व, जब लाइट के रिस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो इस तरह से
यहाँ पे जो रिलेशनशिप जो आता है, एक लीनियर रिलेशनशिप जब हम देखेंगे तो लाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना फिक्सेशन हो रहा है, तो लो लाइट इंटेंसिटी रहा या फिर हाई लाइट इंटेंसिटी रहा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यदि लाइट कम है और जब लाइट मिलेगा तो फिर से वो थोड़ी देर के लिए प्रोसेस डिक्रीज होगा, लेकिन फिर से लाइट मिला तो वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और लाइट प्रॉपर मिल भी रहा है लेकिन उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही, मतलब कोई ना कोई अदर फैक्टर जो है वो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, तो ये टर्म याद रखना, लाइट जो है रियरली लिमिटिंग फैक्टर होता है नेचर में, और हाई यदि लाइट मिला भी तो क्या होगा, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है बेटा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट रहेगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा जानते हो? डिक्रीज कैसे होगा, यहाँ पे सोलराइजेशन होने लग जाता है। सोलराइजेशन हम कह सकते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं। किसका? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है इसका क्या हो रहा है, सोलराइजेशन, या फिर इसी को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया है। ओके, ये याद रखना है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है इस टाइम पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभी हमने क्या पढ़े, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है बेटा कितना हो रहा है। तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम देखें तो जितना भी बेटा जो फोटोसिंथेसिस होगा, जिसको सिंपल टर्म में हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जितना होगा यही डिटरमाइन करेगा कि किसी भी प्लांट का जो यील्ड है ये कितना रहेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ फैक्टर्स है जो बहुत मायने देते हैं, जो फोटोसिंथेसिस को कम और ज़्यादा करता है, और जो फैक्टर कम होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिसाइड करता है। ठीक है, अब कैसे करेगा, तो जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही हमने एक यहाँ पे कंसेप्ट देखे, कौन सा, प्लांट वाला, प्लांट में लाइट वाला। तो यहाँ पे देखो शुरुआत में हमने क्या देखे बेटा, स्टार्टिंग में लाइट थी, नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट बड़ा 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 और बड़ा, स्टार्टिंग पर रेट इंक्रीज हुआ लेकिन उसके बाद एक बार जाके रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा हो सकता है, CO2 नहीं मिल रहा होगा। ओके, क्या बोलना चाह रहे हो आर्यन, नहीं समझा? हाँ बेटा, वेरी गुड प्रहलाद, ऐसे होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पर। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ने के पहले यहाँ पे लाइट के रिस्पेक्ट में कुछ एडिशनल पॉइंट समझाना चाहूंगा। यील्ड मतलब थिननेस, यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, कितना बायोमास बन रहा है, हाँ वो कह सकते हैं सिंपल टर्म में। चलो तो अभी देखिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट का क्वालिटी की हम बात करें तो हमने PAR पढ़े बेटा, कितना होता है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, इंसिडेंट लाइट, उसका 10% लाइट, ठीक है, यही इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मींस यहाँ पे भी हमको कौन सा, ब्लू और रेड लाइट जो है यही नेसेसरी होती है, बाकी सारा लाइट कोई काम का नहीं होता। जिसमें हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, और इसका जो ग्राफ बनेगा ऑलमोस्ट कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। ठीक है, लाइट का ड्यूरेशन यदि हम देखें, क्या चीज, लाइट का यदि हम ड्यूरेशन देखते हैं तो देखो ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में समझ लो कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होता है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी पे ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लो लाइट इंटेंसिटी पे ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट जो लाइट हाई रहते हैं और उस पर ग्रो करते हैं, तो उस टाइप के प्लांट को हेलियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स। और ऐसे प्लांट जो लो लाइट इंटेंसिटी पे ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सियोफाइट्स कहलाते हैं। ओके, ये लाइट इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में टर्म हो गया, ये आपको इकोलॉजी में आएगा बेटा, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अभी कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। अभी अब कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बेटा, ये होता है मोस्ट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर।
क्यों होता है मोस्ट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर? तो देखो बेटा, हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03 से लेकर के 0.04% तक के है। और इतना कंसंट्रेशन जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस पर फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन यदि इस कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें 0.05% तक, तो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट बढ़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा यदि हम बढ़ाएं और लंबे टाइम तक के रखें तो ये प्लांट के लिए भी डैमेज कर सकता है, टॉक्सिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम C3 और C4 प्लांट की यदि हम बात करें तो C3 प्लांट जो होता है इसका जो सेचुरेशन जो होता है कितने पर हो जाता है बेटा, C3 प्लांट का सेचुरेशन? तो C3 प्लांट में जो सेचुरेशन होगा इसके लिए एक टर्म हमारे एनसीईआरटी ने यही कहा है कि कितने परसेंट जो है C3 प्लांट को लाइट चाहिए या सेचुरेशन हो जाएगा। तो C3 प्लांट का एक्चुअली सेचुरेशन जो है बेटा 450, ठीक है, माइक्रो लीटर पर लीटर के आसपास, ऐसा कुछ तो भी टर्म है। ठीक है, अभी देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद, इतना होता है। बट बेटा नेचर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। C3 को 450 तक के चाहिए, बट नेचर में कितना है, ओनली 360 तक के ही है। और C4 प्लांट बेटा 360 तक के ही सेचुरेट होते हैं और इतना उनको सफिशिएंट मिल रहा है। और इतना मिल रहा है तो उसकी वजह से वो अच्छा फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं। ओके, ह्यूमन के लिए भी तो डेंजरस होगा ना बेटा आर्यन, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में रहता तो हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, रखते हैं क्या? नहीं, रह गया तो टॉक्सिक होगा। आप थोड़ी देर के लिए एयर को रोक के देखो, समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो देखो बेटा, यदि लो लाइट कंडीशन रहा C3 और C4 प्लांट में और हाई CO2 रहा तो प्लांट उतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन हाई लाइट रहा तो इमीडिएटली फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट इंक्रीज होगा। तो अभी देखो मैं क्या कह रहा था आपको कि जो C4 प्लांट जो होते हैं इसमें सेचुरेशन की हम बात करें तो C4 प्लांट में सेचुरेशन जो होता है वो कितने पर हो जा रहा है, 360 मिलीलीटर पर लीटर। ये मिली नहीं होना चाहिए, माइक्रो लीटर पर लीटर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, माइक्रो लीटर पर लीटर होगा। ठीक है, C4 प्लांट का सेचुरेशन, सॉरी मैंने पहले शायद उल्टा बता दिया। और C3 प्लांट जो रिस्पॉन्स करते हैं कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो इनके लिए कितना चाहिए, सही तो बताया, ऐसे ही तो बताया मैंने, हेलो, हाँ सही तो बताया था, कितना, 450। किसकी बात हो रही है, C3 की। C4 का सेचुरेशन कितना है, 360। बट करंट अवेलेबिलिटी जितनी चाहिए CO2 लेवल की वो कितनी है बेटा, C3 प्लांट के लिए लिमिटेड है। C3 को बेटा 450 चाहिए बट एटमॉस्फेयर में 360 ही है और C4 को उतना ही चाहिए, तो वो उतना ही ले रहा है। समझ में आ गया क्या कहा मैंने, हेलो, समझा? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिए, जल्दी से एक बार और बताना है, कुछ लोगों को समझा। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस बेटा, चलो, बहुत से लोगों का यहाँ पे डिमांड आ रहा है कि मैं फिर से समझाऊं, बट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, कितने लोगों को समझा है और कितने लोगों को नहीं समझा है, वही मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके बेटा, ग्रेट। देखिए मैं अगेन रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, कहाँ पे प्रॉब्लम आया मुझे समझ में आ गया है। देखो, एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, ध्यान से समझो। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? देखो, यदि हम लोग यहाँ पर इस तरह से, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में लाइट में समझे ना, ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का समझते हैं। ठीक है, इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और इधर साइड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देखो लाइट दी और फोटोसिंथेसिस बढ़ा है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ये C4 प्लांट है।
C4 प्लांट ने यहाँ पे जो है दिखा दिया, कितना था यहाँ पे 360 था। लेकिन यही चीज हम लोग C3 प्लांट के लिए हम देखें तो C3 प्लांट के लिए ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे खत्म नहीं होगी, यहाँ तक के जा सकती है। तो ये 450 था, तो ये C3 प्लांट है। तो C4 प्लांट बेटा इसका सेचुरेशन 360 पर हो जा रहा है और नेचर में इतना ही है, बट C3 का सेचुरेशन 450 पे हो सकता है, बट C3 को भी 360 ही मिल रहा है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कह रहे हैं, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। अब समझ में आ गया। C4 plant response to increase CO2 concentration and saturation is seen only beyond the 450। कौन सा C3, बट C4 जो है इसका सेचुरेशन 360 पर हो जा रहा है। तो करंट अवेलेबिलिटी जितनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की C3 प्लांट के लिए लिमिटेड हो गया, C4 के लिए कोई लेना देना नहीं है, बट लिमिटेड किसके लिए हो गया, C3 के लिए हो गया। रेली साक्षी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे चुका हूं, समझा आपको? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए C3 प्लांट को उतना नहीं मिल रहा है। C3 प्लांट को 450 तक के चाहिए, बट नेचर में 360 तक के ही है। अब समझाऊंगा। तो जैसे ही हम हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। कैसे होता है देखो, एक ग्रीन हाउस क्रॉप की बात करते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस क्रॉप याद है क्या होता है उसमें? एक ग्लास से बना हुआ हम वहां पे एक हाउस बनाते हैं इस तरह से, ये हमारा क्रॉप फील्ड है और हम ऐसा ग्लास का चैम्बर से ऐसा पैक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्लांट लगा देते हैं, तो लाइट तो प्रॉपरली इस ग्लास से अंदर आएगा, लेकिन CO2 जो यहाँ से निकलेगा बाहर जाएगा क्या? नहीं। तो यहीं से ये CO2 वापस से प्लांट यूज कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन हमने क्या किया बेटा, बढ़ा दिए। तो ये जो ग्रीन हाउस क्रॉप जो होता है टोमेटो और बेल पेपर, ठीक है, इसको हम CO2 इनरिच एनवायरनमेंट में हम ग्रो करा सकते हैं, जिसकी वजह से इनका यील्ड जो है क्या होता है, ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, हम लोग भी बढ़ा रहे हैं ना ग्रीन हाउस, पेड़ को काट रहे हैं, फ्यूल्स को हम जला रहे हैं, बहुत बर्निंग हो रहा है, तो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रही है। हो रहा है कि नहीं? फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो बेटा प्लांट यूज भी तो करना चाहिए, और बाकी तो एटमॉस्फेयर से बाहर भाग गया, हो बचा ही नहीं। C4 प्लांट में कंसंट्रेशन बेटा याद कर लो, C4 प्लांट के लिए और C3 प्लांट के लिए कितना होगा। C4 के लिए 360 होता है और C3 को 450 की नीड है, बट एटमॉस्फेयर में 360 ही है। अभी क्लियर हो गया बेटा ये वाला पार्ट? आप लोग पढ़ के नहीं आए हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। एक बार पढ़े होते तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। चलो आगे बढ़े। अभी भी नहीं समझा तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं समझाऊंगा आपको, मैं हूं इसी चीज के लिए। ओके, अभी क्लियर हो गया? ओके आर्यन, और कोई है? पूछ लो। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएंगे और गलती करके आएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इससे बेटर यही है कि अभी आप पूछ लो, बेशरम बन जाओ, बनना ही पड़ेगा बेटा, इसलिए आप यहाँ आए हो। चलो क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और ग्रीन हाउस का तो हमने देख लिया। अब टेम्परेचर की हम बात करें तो थोड़ी देर पहले बताया था -18 डिग्री सेल्सियस हम यदि टेम्परेचर रखते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेटा एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है। और एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस की यदि हम बात करें तो C3 प्लांट जो होता है उसको 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस सफिशियंट होगा, और C4 के लिए हम देखें तो 30 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस सफिशियंट होता है। समझे? बट एनसीईआरटी ने जो डेटा दिया है वही हम लोग याद रखेंगे, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ ये 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है, कितना 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्प्रूव करता है। ओके, क्यों? क्योंकि यदि टेम्परेचर कम किया तो जो पेप्केज एंजाइम है या रुबिस्को जो है, टेम्परेचर कम करने से इनएक्टिव हो जाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रोटीन से बने होते वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होगा।
डार्क रिएक्शन एंजाइम पर बेस्ड है, टेम्परेचर कंट्रोल होती है, तो टेम्परेचर और लाइट रिएक्शन जो है उसमें इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत रोल होता है। C4 प्लांट यदि हाई टेम्परेचर रहा और मिला तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका एडाप्टेशन ऐसा ही है। और C3 प्लांट जो है थोड़ा ज़्यादा कम टेम्परेचर भी रहा तो वो उसके लिए ऑप्टिमम है, बट कंपैरिजन में तो टेम्परेचर ऑप्टिमम रहा तो प्लांट में ये डिपेंड भी करता है कि वो प्लांट किस हैबिटेट में ग्रो कर रहे हैं। जैसे ट्रॉपिकल प्लांट की हम बात करें तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो क्यूटिकल लेयर होती है उनकी थिक, जिसकी वजह से वो बेटर एडाप्टेड है। ठीक है, तो उस तरह का वो टेम्परेचर क्लाइमेट में वो एडाप्टेड है वो प्लांट, क्योंकि थिक क्यूटिकल और सनकेन स्टोमेटा उसमें देखने को मिलेंगे, समझे। लेकिन यही चीज हर प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। और लास्ट हमारा आता है फैक्टर, जो कि है वाटर। वाटर की हम बात करें बेटा तो देखो, आपको मालूम है प्लांट यदि 100% वाटर यूज कर रहे हैं तो 99% वाटर जो है वो सारा उड़ा देते हैं, ट्रांसपीरेशन हो जाता है बेटा, वेपर्स के फॉर्म में वाटर जो है वो सारा इवेपोरेट हो गया। सिर्फ 1% ही प्लांट जो है उस वाटर को यूज कर सकते हैं, बाकी सारा बेकार है। आप बोलोगे अरे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं प्लांट, सारा वाटर यूज कर लो। नहीं बेटा, ये प्लांट में ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है, बहुत इसेंशियल प्रोसेस है। जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि देखो यदि कुछ प्लांट बहुत लंबे होते हैं 100 मीटर्स, जैसे सिकोया सेम्परनिवेरेंस की हम बात करें तो उसमें क्या होगा बेटा, इतना लंबा प्लांट है और यहाँ से इसके रूट से यदि वाटर को उतने लॉन्ग साइड तक के पहुँचाना है तो कोई मोटर तो लगी नहीं है बेटा, और कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है उसके पास ऐसा, समझे। तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन पे जो मूवमेंट होगा प्लांट तक के वो कैसे होगा, तो उसके लिए बेटा ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो काम करता है। तो वो तो हम ट्रांसपीरेशन जब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट वहां देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1% ही वाटर प्लांट के लिए इसेंशियल होता है। लेकिन यदि मान लो आप प्लांट को पानी ही नहीं दे रहे, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आएंगी तो लीफ देखो इतनी अच्छी जो दिख रही है ना, ऐसी कर्ल हो जाएगी, मुरझा जाएगी, विल्टिंग ऑफ लीफ हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे, देखिए ऐसी कंडीशन आ जाएगी। और स्टोमेटा क्लोज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो सरफेस एरिया जो लीफ का है वो रिड्यूस हो गया तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो पाएंगी क्या, ये भी नहीं हो पाएंगी। मींस फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर भी जो है काफी मायने देता है बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, बट ये डेजर्ट रीजन और टेम्परेट रीजन पे जो प्लांट होते हैं या ट्रॉपिकल रीजन पे जो होते हैं तो उस पर मायने देते हैं। देखो एक कैम प्लांट होता है, एक C4 प्लांट होता है और एक C3। इसलिए C3 प्लांट मीन्स कौन से, जो ट्रॉपिकल रीजन पे ग्रो कर रहे हैं। डेजर्ट वाले प्लांट जो है वो कैम प्लांट हो गया। और C4 प्लांट की हम बात करें तो जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। हाँ बेटा, प्लांट कितना भी बड़ा रहे या कितना भी छोटा डजेंट मैटर, ओनली 1% ही यूज करेगा वो वाटर को, बाकी सारा ट्रांसपीरेशन की हेल्प से वो फॉल हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, फॉल नहीं होगा। समझे, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। तो ये था बेटा फोटोसिंथेसिस। ओके, वेरी गुड। तो इन शॉर्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में क्या क्या पढ़े। फोटोसिंथेसिस में बेटा हम लोगों ने जो देखे थे यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस के दो इम्पोर्टेंट है, एक तो हमें फूड मिल रहा है और दूसरा ऑक्सीजन मिल रही है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फिर इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। एक्सपेरिमेंट में हमने वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का स्टडी किए थे, जिसमें लीफ में जो स्टार्च का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। वेरीगेटेड के बाद हम लोगों ने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखे थे, जिसमें हमने KOH का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कर लिए थे, जिसकी हेल्प से कैसे एक्चुअली यहाँ पे
फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होंगी और क्या क्या एसेंशियल होता है वो देखे। वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट से हमने लाइट और क्लोरोफिल एसेंशियल होता है ये देखे, और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होती है ये देखे थे। फिर इसके बाद जोसेफ प्रेस्टले का एक्सपेरिमेंट आया था 1774 में, हमें ऑक्सीजन जो है मिल गई थी, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता, जिसका कंफर्मेशन जो है हमें जेन इंजनहॉर्स ने दिया था। फिर इसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम TW इंजलमैन ने दिया। जूलियस वॉन्सेक आए थे, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके बाद ये ग्लूकोज बनाएगा जो एक स्पेशल बॉडी में फॉर्म होता है और जो आगे चल के स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो सकता है। फिर TW इंजलमैन का एक्सपेरिमेंट हमने फोरा एल्गी जो है ग्रीन एल्गी, इस पे एरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है ये कैसे ग्रो करता है, कहाँ पे ग्रो होगा, तो हमने देखे कि रेड और ब्लू रीजन की जो लाइट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होंगी, वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होंगी, वहीं पे बैक्टीरिया का ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। तो इससे हमें कंफर्मेशन समझा, और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है सबसे पहले हमको TW इंजलमैन ने ही दिया था, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे बेटा फोटोसिंथेसिस, जिसमें वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था। पहले तो हमको ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हमने समझे, सिंपल एक इक्वेशन थी, लेकिन इसमें हमने एक सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब स्प्लिट हो रहा है तो ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, ये हमें कन्फ्यूजन था, CO2 से आता है या H2O से। तब हमें पता चला वॉन नील ने सल्फर बैक्टीरिया का यूज़ किया, और सल्फर बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे हमें फाइनली प्रूव करके दिया कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो CO2 से नहीं आता है, वो H2O से आता है। ओके, ये देखने के बाद फिर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के साइट देखे, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट देखे थे। क्लोरोप्लास्ट जो कि जिसमें हमने ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिली, ये सारे स्ट्रक्चर को हमने समझे थे। डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, ये हम लोगों ने देखे थे। क्लोरोप्लास्ट में फिर हमने देखे थे कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें ATP और NADPH बनता है, जिसका जो डार्क रिएक्शन में जाके होता है, जो कि एंजाइम पर बेस्ड रिएक्शन होती है। ओके, जो क्वेश्चन है पूछ लो, बाद में देख के रिस्पॉन्स कर दूंगा। फिर इसके बाद देखिए कुछ पिगमेंट्स हमने देखे थे, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से कुछ पिगमेंट्स को हमने सेपरेट किए थे, जिसमें कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B होता है, ये हम लोगों ने देखे थे, जिनके हमने कलर देखे थे। क्लोरोफिल A, ठीक है, ब्लू ग्रीन, B येलो ग्रीन, उसके बाद जेंथोफिल येलो और कैरोटीनाइड येलो ऑरेंज होता है, ठीक है। फिर पिगमेंट्स के बाद यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट समझे, एक पिगमेंट जो इसेंशियल होता है और एक एसेसरी होता है। एसेसरी में B जेंथोफिल कैरोटीनाइड एसेसरी में आता है, और क्लोरोफिल A जो होता है ये इसेंशियल पिगमेंट में आता है, ये हम लोगों ने समझे। इसके बाद हम लोगों ने एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरोफिल B का जो एब्जॉर्प्शन है ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्लोरोफिल A जो है रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू का होता है, बट प्लांट में सबसे ज़्यादा A होता है, तो सबसे ज़्यादा रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो फोटोसिंथेसिस कितना हुआ ये हम लोगों ने एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखे। ओके बेटा, ये स्लाइड का PDF टेलीग्राम पे पोस्ट कर चुका हूँ मैं कल ही। ओके, आप लोग शायद टेलीग्राम नहीं देखते होंगे, और जो स्टूडेंट बैच 1 और बैच 2 के हैं, बैच 1 और बैच 2, बेटा ये सारा डेटा टेलीग्राम पे एक चैनल है हमारा नीट अपडेट करके, ठीक है, ये नीट_अपडेट करके, ठीक है, और साथ ही साथ नीट का डोज एक चैनल है, इस पे आपको सारा ये डेटा मिलेगा इस टाइप का, ठीक। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं हो रहा डाउनलोड करना, मुझे टेक्स्ट कर देंगे, मैं प्रोसेस समझा दूंगा कैसे होता है। और नहीं तो जो भी मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स आपको मिले हैं, तो सारे यूट्यूब के लेक्चर्स में नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, और इतना सारा लिखा हुआ पढ़ना नहीं है आपको, लास्ट में आपको कुछ लिंक मिलेगी, उसमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। बट इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, और जितना भी डेटा 1 साल के पहले भी जो पोस्ट किया था वो सारा आपको वहाँ पे आज भी मिल जाएगा, समझे। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता, व्हाट्सएप में आप ग्रुप को आज ज्वाइन करोगे तो डेटा आपको आज का आज ही मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम में आज ज्वाइन करो, फिर से मुझे पोस्ट करने का नीड नहीं है, आपको पहले का भी डेटा सारा मिल जाएगा, सारे PPT PDF क्वेश्चन पेपर एनिमेशंस हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ओके ठीक है बेटा। हेलो, जो बैच 1 बैच 2 के स्टूडेंट है, स्पेशली आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए आगे जो फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट के बाद फोटोसिंथेसिस में हमने लाइट रिएक्शन का स्टडी किए थे। लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें हमने PS1 और PS2 जो फोटो सिस्टम होता है, और फोटो सिस्टम में हम लोगों ने कितना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है ये देखे थे, जिसमें P680 और 700 नैनोमीटर की लाइट होती है जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये यहाँ पर हम लोगों ने देखे। ओके, इसके बाद फिर आगे यहाँ पर क्या चीज़, जो क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की तरह एक्ट करता है, जिसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक सेंटर जो रहता है रिएक्शन सेंटर, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, देन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे समझे थे, जिसमें हम लोगों ने लाइट रिएक्शन, लाइट फेज में वाटर की स्प्लिटिंग हुई जिससे NADH और ATP का फॉर्मेशन हुआ। डार्क रिएक्शन में उसका फॉर्मेशन का सिंथेसिस हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, अपहिल और डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इधर अपहिल इधर डाउनहिल, फिर अपहिल और फिर डाउनहिल, ये याद रखना है आपको। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझे हैं। ठीक है बेटा, किसी को ऐसा कोई पार्ट जो फिर से डिटेल में चाहिए मुझे टेक्स्ट कर देना, वो वाला पोर्शन मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि ये देखिए आप खुद ही समझ सकते हो कि जो लेक्चर को हम लोगों को 10 लेक्चर के आसपास या 12 लेक्चर के आसपास लगे, उसको मैं आधे घंटे में यदि रिवाइज करा के दे रहा हूँ तो आधे घंटे में मैं हर चीज़ को डिटेल नहीं समझा सकता, क्या क्या पढ़े हैं वो समझा सकता हूँ। हाँ, इसमें यदि आपको पर्टिकुलर किसी भी टाइप पोर्शन में या पार्ट में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका प्रॉपर वैसे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसी के साथ साथ आगे का जो पोर्शन यहाँ पे देखे थे, जिसमें जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम कहते हैं, जेड के समान बनता है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक नहीं आता। लेकिन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है और यहीं से इलेक्ट्रॉन जाके इसी के पास रिटर्न बैक आते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक कहते हैं। ओके, फिर नॉन साइक्लिक मैंने समझा दिया, साइक्लिक समझा दिया क्या होता है। फिर हमने केमियोस्मोसिस देखे थे। केमियोस्मोसिस में हर एक स्टेप के बाद प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा था थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में, जो ब्लास्ट होकर बाहर एटीपी का सिंथेसिस कर रहा था। ये एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है इसको थोड़ी देर में हम एनिमेशन की हेल्प से देखेंगे। ओके, तो एनिमेशन की हेल्प से हमें समझ में आ जाएगा। साक्षी विषय का डाउट है अपहिल और डाउनहिल क्या होता है। अपहिल और डाउनहिल मतलब देखो, ये फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन आए और जब ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं तो यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो इसको अपहिल कहते हैं, और यहाँ से रिटर्न बैक जब फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं तो इसको डाउनहिल कहते हैं। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से जब प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं तो इसको अपहिल कहते हैं, और यहाँ से रिटर्न बैक NADP के पास आते हैं तो इसे डाउनहिल कहते हैं। ठीक है, ऊपर जा रहा मीन्स अपहिल, नीचे आ रहा मीन्स डाउनहिल, ऐसा याद रख लो आप लोग। ओके, अब इसका टेक्निकल टर्म जो है बेटा मैंने क्लास लेक्चर में समझाया हूँ कैसे होता है। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो एक बार आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया हूँ मैंने, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी टेक्निकली। बाकी सिंपल वे में आपको याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, केमियोस्मोसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ, हर स्टेप में प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। 3 तरीके से, अंदर प्रोटॉन ज़्यादा और बाहर कम होते हैं। बाहर में से स्ट्रोमा साइड में अंदर ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। सेकंड H+ यहाँ पंप हो रहा है। थर्ड NADP से NADPH बन रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ फॉर्म हुआ। जब ये ब्रेक होता है तो प्रोटॉन ATP चैनल की हेल्प से बाहर आते हैं, जो ADP में फॉस्फेट को जोड़ के ATP का सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से ATP और NADPH का सिंथेसिस हो गया। ये प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, जिसका यूज अब कहाँ पर होने वाला है, डार्क रिएक्शन में होने वाला है। फिर डार्क रिएक्शन पे यदि हम गए तो डार्क रिएक्शन पे कैसे होता है, ये वाला एनिमेशन हम लोग देखेंगे बेटा कि कैसे एक्चुअली ATP का सिंथेसिस होता है और प्रोटॉन कैसे यहाँ से पंप होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं एनिमेशन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमियोस्मोसिस के बाद हम लोग डार्क रिएक्शन पे आए थे। डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है रुबिस्को, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फाइनली एक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस कैसे होती है, तो इसको हमने केल्विन साइकिल के रिस्पेक्ट में समझे थे। मेल्विन केल्विन जिन्होंने ये साइकिल दी थी, जिसमें सबसे पहले RuMp RuBp में कन्वर्ट होगा, CO2 के साथ रिएक्ट करके PGA बनाता है, जिसका रिडक्शन होता है, ट्राइयो शुगर बनती है, जो आगे चल के हेक्सो शुगर मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चल के स्टार्च में स्टोर हो जाता है, और जो बाकी सब्सटेंस है रिटर्न बैक जाके वही प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करता है, जिसमें 1 CO2 का फिक्सेशन के लिए 3 ATP और 2 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है, और 6 CO2 का फिक्सेशन के लिए 18 ATP और 12 NADH का रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन
3 फेज में कंप्लीट होती है, ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, जिसमें कितना रिक्वायरमेंट होता है ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। C3 के बाद आता है बेटा C4 पाथवे। C4 पाथवे ने अपने अंदर एक स्पेशल मॉडिफिकेशन लाया जिसमें उसकी लीफ का स्पेशल एनाटॉमी होता है। वेस्कुलर बंडल 2 तरीके से सराउंडेड होते हैं, जिसमें बंडल सेल्स और मीजोफिल सेल्स होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो मीजोफिल सेल्स में होती है, लेकिन इसमें ग्रेना प्रेजेंट होता है और बंडल सी सेल्स में ग्रेना नहीं होता। थिक सेल वॉल होने की वजह से एयर इसके पास नहीं आ पाती, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इस प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वाटर स्प्लिट नहीं होगा बंडल सी सेल्स में, तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने C4 प्लांट में ये सारी प्रोसेस का स्टडी किए थे। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो एक वेस्टफुल प्रोसेस जो कि 3 सेल ऑर्गेनेल्स का यूज होता है, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे होता है, और इसमें एटीपी यूज होता है, और CO2 जो फॉर्म हुआ वो रिलीज हो जाता है, उसका भी यूज नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो होती है ये वेस्टफुल प्रोसेस हो जाती है। ये फोटो रेस्पिरेशन में हमने समझे थे। इसके बाद C3 और C4 प्लांट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये हम लोगों ने देखे हैं। और फाइनली आज हम लोगों ने फैक्टर्स का स्टडी किए। फैक्टर में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर देखे, एक ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखे, जिसमें लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर, ये हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में स्टडी की है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, एवरीथिंग इज क्लियर। तो आगे के सेशन पे चलते हैं। कर दे रहा हूँ बेटा, फिर से देख लो एनिमेशन सारा कुछ। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है, स्टेप बाय स्टेप देखो किस तरह से हो रहा है। प्रोटॉन की पंपिंग हुई, पंपिंग होने के बाद फाइनली एक रॉड के समान एक स्ट्रक्चर होता है, वो टर्न होता है, रोटेट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, रोटेट होने के बाद फिर क्या हुआ बेटा, एक नीचे नोब लगा हुआ है, उसमें चेंजेस आ रहा है, और नीचे एक स्टार्टर है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली एडीपी और फॉस्फेट को पकड़ के अपने में खींच लेता है, और खींचने के बाद एटीपी का सिंथेसिस कर देता है। इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे होती है। अगेन एक और एनिमेशन दिखाता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ वॉइस, जिसमें आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, चलो देखेंगे। ये सिर्फ देखना है और सुनना है आपको। In human beings, adenosine triphosphate or ATP is the source of energy for all cellular processes. On zooming into the thyroid gland within the neck, many round cells are observed, and within a cell there are numerous mitochondria. Each mitochondrion is an oval-shaped organelle enclosed by 2 membranes. Each one is a phospholipid bilayer with a unique collection of embedded proteins. The outer membrane is smooth, but the inner membrane is convoluted with infoldings known as cristae. The inner membrane divides the mitochondrion into 2 internal compartments. The first is the intermembrane space between the inner and outer membranes. This space has a plethora of hydrogen ions. The second compartment contains mitochondrial matrix. Present on this inner membrane are many protein complexes known as ATP synthase. Each is a multi-subunit complex which consists of a transmembrane base piece or the F0. बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से आएगी? अभी मैंने एनिमेशन देखने के लिए कहा हूँ। The F0 subunit. This is joined by a short stalk to a water-soluble round headpiece or F1 subunit. This F1 subunit is composed of 6 alternating alpha and beta subunits. There are 3 nucleotide binding catalytic sites located at these alpha and beta interfaces. The alpha and beta subunits form a ring around an asymmetrical gamma subunit. Since there are numerous hydrogen ions in the intermembrane space as compared to the matrix, the hydrogen... इस एनिमेशन में मुझे आप लोगों को सिर्फ यही शो करना था कि एक्चुअली कैसे लोकेटेड होता है क्या चीज़, अपना एटीपेज एंजाइम। ठीक है, इतना ही हम लोगों के लिए जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अभी आपका टास्क ये है कि मैं किसी भी टाइप के PDF फॉर्मेट में कुछ डेटा नहीं देने वाला हूँ।
आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है अभी, और सारे क्वेश्चंस जो है वो सबमिट भी करना है। समझ गया बेटा? हेलो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आप लोगों का टास्क रहेगा। 1 बाय 1 में कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों से शेयर करूँगा। सारे क्वेश्चंस के आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और जितने भी आते हैं ये आपके असाइनमेंट्स रहेंगे। इसके आंसर मुझसे कोई नहीं पूछेगा, ये आप लोगों का टास्क रहेगा। आप कुछ भी करो, मुझे इसका सॉल्यूशंस चाहिए, समझे? मुझे इसके आंसर चाहिए। हाँ, जो चीज़ नहीं समझेगी उसके लिए मैं हूँ, बट आप लोगों को ये टास्क कंप्लीट करना है। समझ गए बेटा? तो ये फर्स्ट स्क्रीन आपके पास, नो, फोटो खींचो बेटा मोबाइल से। सबमिट क्या करना है? क्वेश्चंस देखो, उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन देना है, नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर बताना है। समझे? फोटो खींचेंगे, नो एक्सक्यूज। पीसी और लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट आता है, बट आपको अभी नहीं आएगा, मैं भी नहीं समझा सकता आपको। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेकंड स्लाइड। 30 क्वेश्चन है, आधे घंटे में हो जाना चाहिए। इवनिंग तक के दे सकते हो, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। इवनिंग 7 बजे तक के सभी लोगों का मेरे तक के सारा असाइनमेंट सबमिट होके पहुंच जाना चाहिए डेटा। नेक्स्ट स्लाइड। टेलीग्राम पे ही भेजना है, व्हाट्सएप पे मैं देखता भी नहीं हूँ, व्हाट्सएप मेरे पास है भी नहीं, जो नंबर दिया हुआ है वो सिर्फ टेम्पररी है। ये फिर से फर्स्ट स्लाइड शो कर रहा हूँ, लेकिन डबल से मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये फर्स्ट स्लाइड है बेटा, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड। हो गया? ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड, 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 ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, थर्टी क्वेश्चन डन।
ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा आप लोगों को आज। ओके, स्लाइड में आंसर टिक करके नहीं भेजना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके जो आंसर आ रहे ABCD वो भेजना है, और जहाँ पे नीड होता है कि उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका एक्सप्लेनेशन भी भेजना है। ओके, उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन है आपने जो नोट्स बनाए ना, उस नोट्स में लिखना है और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, समझे? ये 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि ABCD लिख के भेज देंगे, टेलीग्राम पे प्राइवेटली ही भेजना बेटा, पर्सनल में। सारे क्वेश्चंस को लिखना है, ऑप्शंस के साथ उसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है वो भी लिखना है, उनके फोटो लेना है और वो पोस्ट करना है, पहला काम। और दूसरा काम, डायरेक्ट नंबर लिख के ऑप्शंस लिख के वो भी पोस्ट करना है, वो टेक्स्ट में आना चाहिए और बाकी फोटो में आना चाहिए। ये लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 ये रिपीट किया मैंने, और ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, समझ गया सभी को? अब मैं इसका PDF आपको दूंगा तो आप क्या है, वैसे ही बहुत कामचोर लोग हो आप लोग, ठीक है? ये सब नोट करना है आपको नोटबुक में, मेहनत करोगे तभी रिजल्ट भी आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा ये नंबर, अब आपके पास अभी तक नंबर नहीं है मेरा, जिस नंबर से लिंक आती है ना आपको वही मेरा नंबर है, बायो का जो लिंक मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ये लो बेटा, हो गया? चलो एंड करें फिर आज का क्लास। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल ज्वाइन करने के बाद मुझे मैसेज कर देना, पर्सनल में मैसेज करना। दो काम करना, चैनल ज्वाइन करना, वहाँ से आपको आज का PDF का डेटा मिल जाएगा बेटा, जितना लेक्चर लिया ना मैंने PPT वाला, वो सारा डेटा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा चैनल पे। और जो पर्सनल मैसेज करना है ना, तो आपके फ़ोन में मेरा नंबर सेव होगा, ठीक है? तो सेव नंबर सर्च करना या मेरा नाम सर्च करना, ठीक है? अब वो भी नहीं आता है तो वहाँ पे ऐसा सर्च करना, एक्सचेंज करके, एक्सचेंज स्पेस दे के आई नोज, और वहाँ पे एक बार हाई लिख के भेज देना और मेरा नाम लिख के भेजना, कंफर्म कर लेना कि मैं हूँ कि नहीं। यदि मैं यस लिख के भेजता हूँ तो समझ जाना वो मैं हूँ, ठीक है? वहाँ पे आप मैसेज करेंगे। किसी का कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे टेक्स्ट कर देना कि सर हमने डेटा शेयर किया है, कि आपको मिला क्या, ठीक है? कल इवनिंग तक के आपके क्वेश्चंस के रिस्पांस मिल जाएंगे आप लोगों को, और सभी के अटेंडेंस में लूँगा। जितने लोगों का रिस्पांस मिलेगा ना वो सभी की मेरी प्रेजेंस रहेंगी मेरे पास। 10 लोग भाग चुके हैं, उनको ये नहीं पता क्या हुआ आज की क्लास में, उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना, यदि कोई आपके फ्रेंड्स है तो। सबके अटेंडेंस जो है मेरे रजिस्टर में नोट हो जाएगा बेटा, कितने लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया है। बेटा चैनल नेम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब का जो कल जो आपको मैंने लिंक पोस्ट किया था ना आपको रिकॉर्डिंग का, उस पर जाके उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे, ठीक है? चलो एंड करें फिर आज का क्लास। किसी के डाउट है तो कॉल कर लेना मुझे। जिसके भी डाउट है कॉल कर लेंगे मुझे, कॉल पे समझा दूंगा जो भी है। ओके बाय। रिकॉर्डिंग आज अपलोड नहीं होंगी बेटा, कल मिलेगी आपको।